Good evening students. Welcome to Shoaib Masroor Tutorials, Aligarh's #1 commerce channel and you are watching English Grammar Series. हमने इस सीरीज में लास्ट जो डिस्कशन किया था वो था वर्ब पे. अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर इट्स लिंक. यू विल गेट अ लिंक फॉर द प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर सीरीज. वहाँ आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे. तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे जो है टेंसेस. तो क्या होते हैं टेंसेस? टेंसेस का काम क्या होता है? क्या टेंसेस कोई वर्ड्स हैं? जैसे कि नाउन एक वर्ड है, किसी का नाम है, तो क्या टेंसेस भी इस तरह के वर्ड्स हैं? ये सब बात हम जानेंगे और जानेंगे कि टेंसेस का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है. पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन. द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट. इट ऑल्सो इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ एन एक्शन. तो टेंस क्या है? किसी वर्ब का टेंस है, यानी टेंस कोई सिंगल वर्ड नहीं है, वो कोई एक इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है लाइक रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच. टेंस है वर्ब का टेंस. और वर्ब क्या थे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था. वो वर्ड्स जो कि एक्शन को बताते हैं वो होते हैं वर्ब, जिसमें एक्शन का पता चलता है. जैसे कि कोई पढ़ रहा है, या मैं कहूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो जो टीचिंग है वो वर्ब है. और मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, इस मोमेंट पे पढ़ा रही हूँ, तो ये काम अभी हो रहा है. तो ये चीज जो बताएगा ये बताएगा टेंस, कि काम कब हो रहा है. काम का टाइम बताएगा टेंस, एक्शन का टाइम बताएगा टेंस. तो टाइम के अलावा भी क्या टेंसेस कुछ और बताते हैं? जी बिल्कुल, टाइम के अलावा टेंसेस बताते हैं स्टेट ऑफ एक्शन. अब ये क्या चीज हुई स्टेट ऑफ एक्शन? स्टेट ऑफ एक्शन है कि आपका टाइम जिसके बारे में आप रेफर कर रहे हैं टेंस में, उस टाइम में जो आपका काम है वो कहां तक प्रोग्रेस किया है, कितना हो चुका है आपका काम, प्रोग्रेस कितनी है उसकी, खत्म हो चुका है काम, एंड पर है, होगा फ्यूचर में. ये सब चीजें बताएंगे टेंसेस. तो इस तरह के वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड जो होंगे वो होंगे टेंसेस, जो कि हमें एक्शन की टाइम के बारे में बताएंगे और उसकी प्रोग्रेस या एक्शन की स्टेट या उसकी कंडीशन के बारे में बताएंगे कि काम कितना हो चुका है, कितना होगा, होने वाला है, फ्यूचर में होगा या खत्म हो चुका है काफी दिन पहले या कुछ मोमेंट पहले. ये सब बातें हमें टेंसेस के थ्रू पता चलेंगी. तो टेंसेस की 3 मेजर कैटेगरीज हैं. पहली है प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो काम अभी अभी हुआ है या अभी हो रहा है, वो सब चीजें फॉल करेंगी प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में. और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं. सेकंड है पास्ट टेंस, यानी कि जो काम पिछले जमाने में या पिछले कुछ टाइम में हो चुका है वो आता है पास्ट टेंस के अंदर. पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं. थर्ड है फ्यूचर टेंस, यानी कि जो काम आगे होगा, तो हिंदी में फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं. अब ये तो इसका एक ब्रॉड डिवीजन हो गया. अब देखते हैं कि टेंसेस की सब कैटेगरीज क्या होती हैं. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि टेंसेस के 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसी तरह से पास्ट टेंस के भी यही 4 कैटेगरीज हैं. सिर्फ फर्क होगा कि वो पास्ट को रेफर करेंगी, यानी पिछले टाइम को रेफर करेंगी. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. थर्ड कैटेगरी फ्यूचर टेंस की अगेन 4 सब टाइप्स हैं, सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द 2 कैटेगरीज. सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब आप देखेंगे कि यहाँ जो कॉमन बात है वो ये है कि इन तीनों ही ब्रॉड कैटेगरीज की जो सब कैटेगरी हैं वो सेम है. जैसे कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसे यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है.
और बिल्कुल इसी तरह यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो आपको अगर ये याद करनी है कैटेगरीज तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, आप बस ये याद रखें और उसको रिप्लेस कर दें पास्ट से या फ्यूचर से। सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे लिखेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट लगा देंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये तो बात हो गई इनकी सब कैटेगरीज की। अब हम हर एक सब कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस की पहली कैटेगरी को, जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं? इनडेफिनिट क्या चीज होती है? इनडेफिनिट वो चीज होती है जिसके बारे में आप श्योर ना हो, श्योरिटी ना हो। कोई चीज डेफिनेट है तो आप श्योर हैं कि हाँ ये पक्का है। तो ये तो पता होगा कि काम प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन वो इनडेफिनिट इसलिए है कि आपको ये नहीं पता कि वो काम अभी हो रहा है या नहीं, एग्जैक्टली इस मोमेंट पे हो रहा है या नहीं। तो फिर ये प्रेजेंट कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो ज्यादातर आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो आपकी हैबिट में इंक्लूडेड है। जैसे कि आपकी आदत है कि आप सच बोलते हैं, तो ये आपकी हैबिट है, तो ये हमेशा आपके साथ रहेगी। ये इनडेफिनिट चीज है। वैसे ये इनडेफिनिट इसलिए है क्योंकि आप सच बोलते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप इस मोमेंट पे अभी सच बोल रहे हैं या कोई बात सच बोल रहे हैं, लेकिन ये आपकी हैबिट में शुमार होता है। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में आएंगे या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले या इसके एग्जाम्पल देखने से पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर आपको इनका स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप आसानी से ऐसे एग्जाम्पल खुद फॉर्म कर पाएंगे जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी कभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें पहली चीज आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? हमने ये प्रीवियस काफी सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में डिस्कशन होती है, जो आपका टॉपिक है बात करने का, जिस पे आपका सारा डिस्कशन सेंटर्ड है, वो चीज होती है आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मोस्ट केसेस में नाउन ही होता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। पहले जब भी आप लिखेंगे तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, और अगर आपने हमारा वर्ब वाला लेक्चर नहीं देखा, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि वर्ब जो कि एक्शन वर्ड होते हैं उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कि वर्ड है गो यानी कि जाना, वो उसकी फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म कह सकते हैं। फिर आएगा वेंट एंड थर्ड फॉर्म होगी गॉन। इसी तरह से बाकी सारे एक्शन वर्ड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो पहली चीज तो उसमें सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट या नाउन। दूसरी चीज होगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये उसकी पहचान होगी। जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो आप ये समझ जाएंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा है। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन का इम्पैक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। जो भी एक्शन का इम्पैक्ट लेगा अपने ऊपर वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो पहली चीज हुई सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों से मिल के बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एटलीस्ट ये 3 चीजें होनी चाहिए टू मेक अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहां लिखा है, आई लर्न माई लेसन डेली। मैं अपना लेसन रोज याद करता हूं, या मैं अपना लेसन
रोज याद करती हूँ। तो ये देखिए, ये एक हैबिट है, ये एक हैबिट का हिस्सा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें ज्यादातर सेंटेंस वो होंगे जो आपकी डेली रूटीन का पार्ट है या जो प्रूवन फैक्ट्स हैं, उस तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो लेसन रोज याद करना आपके रूटीन का एक हिस्सा है, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे आई लिखा है, आई यानी आप, यानी आप सब्जेक्ट हैं। ये बात जो हो रही है ये आपके बारे में ही हो रही है। आप जो ये बात कर रहे हैं ये आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हैं। लर्न यानी कि याद करना, याद करना एक एक्शन है। और आप देखें कि हमने यहाँ पढ़ा था कि हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो इसलिए यहाँ पे लर्न लिखा है। सेकेंड या थर्ड फॉर्म होता तो लर्नड या लर्नड होता, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखनी थी तो लर्न। तो ये दोनों चीजें यहाँ कवर हो जाती हैं। सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब हो गया लर्न, माई लेसन डेली, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया, सेंटेंस का बाकी का पार्ट हो गया, या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हो गया लेसन। याद करने का जो इम्पैक्ट होगा वो लेसन पे होगा। आप याद किस चीज को करेंगे, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे वो किस चीज पे करेंगे, वो लेसन पे करेंगे। तो लेसन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो भी एक नाउन है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है माई लेसन डेली, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पे फुलफिल कर लिया है इसके स्ट्रक्चर को। आई इज द सब्जेक्ट, लर्न इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड माई लेसन डेली इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह लिखा जाता है। इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। दिस इज अ थंब रूल, ये आप बात याद कर लें, कहीं पे नोट कर लें कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होगी हमेशा सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो ये बात एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है। ये चीज अभी परफॉर्म नहीं हो रही, ये प्यार करने का जो एक्शन है ये करंटली परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन ये एक हैबिट है, एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है। तो इस तरह के जितने एग्जाम्पल होंगे वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट होते हैं। अब यहाँ देखिए पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो पेरेंट्स है यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि बात पेरेंट्स के बारे में हो रही है। लव यहाँ पे एक्शन है या फिर वर्ब कह सकते हैं। देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और देयर चिल्ड्रन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कह सकते हैं आप इसको। अब हमने यहाँ पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होगी, तो इसलिए यहाँ पे लव लिखा है, ना कि लव्ड। अगर लव्ड लिखते तो वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, लेकिन हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखने टाइम ये बात याद रखनी है कि हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करेंगे। अब आप देखिए जो इनिशियल टू एग्जाम्पल्स हैं ये स्टेटमेंट्स हैं। ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसमें दोनों बातें कंफर्म हैं कि ये बातें होती हैं। आई लर्न माई लेसन डेली, यहाँ पे ये बात कंफर्म है कि रोज लेसन याद किया जाता है। ऐसे ही यहाँ लिखा है पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, यानी ये बात भी कंफर्म है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं। जब आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको आप अफर्मेटिव कहते हैं। अब आगे देखते हैं। डू यू नो मी, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा है जी। क्वेश्चन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा होते हैं। इनका स्ट्रक्चर रेस्ट ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंसेस या बाकी के जितने कैटेगरीज हैं उनसे अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले आप लिखते हैं डू, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं। डू यू, यू यहाँ पर सब्जेक्ट होगा क्योंकि सामने वाले इंसान से बात की जा रही है, यानी सेकंड पर्सन से बात की जा रही है। जो आपके सामने बैठा है आप उससे पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे जानते हो। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि आप सामने बैठे हुए इंसान या सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो वो सब्जेक्ट है। नो यानी कि जानना, तो ये यहाँ पे वर्ब है, जानना एक एक्शन है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है।
तो इस तरह से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पहले डू आएगा या फिर डज आ सकता है। डज कब आएगा वो बात मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो डू यू नो मी, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जो होंगे, जिनको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। पहले आप डू लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही डज नॉट विजिट द प्लेग्राउंड डेली, वो प्लेग्राउंड रोज नहीं जाता है। तो ये उसकी एक हैबिट है कि वो रोज नहीं जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है और ना ही ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको आप नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इस सेंटेंस को आप नेगेटिव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बात डिनाई की जा रही है, डिनायल है कि वो प्लेग्राउंड रोज नहीं जाता, ही डज नॉट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। डज नॉट विजिट द प्लेग्राउंड डेली, तो यहाँ पे डज नॉट जो है वो डिनाई कर रहा है, यानी सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, तो डज नॉट आएगा। ही प्लस डज नॉट विजिट। विजिट एक वर्ब है, एक एक्शन है। तो विजिट जो कि वर्ब है वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। और फिर द प्लेग्राउंड डेली, तो यहाँ पे प्लेग्राउंड जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो विजिट करने का एक्शन होगा वो कहाँ पे होगा? प्लेग्राउंड पे होगा, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो अब आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होगी। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डज नॉट, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा है। नोट में क्या लिखा है देखते हैं। एस और es is added to the first form of verb when the subject is in the third person and singular number। तो यहाँ ये बात लिखी है कि आप अपने वर्ब में s लगा देंगे या फिर es लगा देंगे जब आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? थर्ड पर्सन होगा या सिंगुलर होगा, यानी कि एक होगा। तो देखिए यहां लिखा है ही डज नॉट विजिट द प्लेग्राउंड डेली, तो यहां पर डू नहीं आया। क्यों नहीं आया? es लगाया गया है, डज किया गया है उसको, क्योंकि यहां हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए यहां डू की बजाय डज का इस्तेमाल हुआ है। डू में es को ऐड किया गया है। ही डज नॉट विजिट द प्लेग्राउंड डेली। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं होता हमारा सब्जेक्ट और ये सिंगुलर नहीं होता, यानी एक इंसान की बात नहीं हो रही होती, एक ग्रुप की बात हो रही होती, ये आप अज्यूम कीजिए जैसे कि दे डू नॉट। अगर यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही होती तो हम दे एज अ प्रोनाउन यूज करते, तो फिर यहाँ पे डू आता ना कि डज। दे डू नॉट विजिट द प्लेग्राउंड डेली, तो यहाँ पे डू आता। अब देखिए यहां पर लिखा है आई लर्न माई लेसन डेली। यहां पर आप अपनी खुद की बात कर रहे हैं, यानी कि आप फर्स्ट पर्सन हैं, अपनी खुद की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ थर्ड पर्सन की बात करते, यहाँ पे लिखा होता ही लर्न, तो फिर हम लर्न नहीं कहते, हम लर्न्स कहते। हम यहाँ s का एडिशन कर देते, ही लर्न्स हिज लेसन डेली। तो ये आपने फर्क समझा? जब हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन की बात कर रहे होंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे या फिर सिंगुलर नाउन की बात हो रही होगी थर्ड पर्सन में, तब हम s को ऐड कर देंगे या फिर es को ऐड कर देंगे अपने वर्ब में। तो यहाँ पर ही लर्न्स हो जाएगा। तो जब भी आप
कोई कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे वर्ब में एस आना है या नहीं, तो आप बस ये देख लें कि यहाँ पे थर्ड पर्सन और सिंगुलर दोनों चीज मौजूद हैं या नहीं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तब तो आप उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे, अदरवाइज आपका वर्ब जो है एज इट इज फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रख लें, आप इसको नोट कर लें, क्योंकि एएमयू के एंट्रेंस में, स्पेशली जो बैचलर कोर्सेज के एंट्रेंस होते हैं, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जरूर पूछी जाती है, और स्पेशली जिसमें एस और ई एस लगा हुआ होता है, तो आपको वहां देखना होता है कि हमें एस या ई एस लगाना है वर्ब की फॉर्म में, या फिर ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो वर्ब की सिंपल बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। तो ये बात आपको सिर्फ यही चीज बता पाएगी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है या नहीं। वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर है, तब आप उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला यूज है यूनिवर्सल ट्रूथ। जो बात प्रूवन है, जो बात फैक्ट है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है, जिसको कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा होता है। जितने भी इस तरह के प्रूवन फैक्ट्स हैं, जो लॉज हैं, उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही स्टेट करेंगे। यहाँ लिखा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये बात हम सबको पता है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मूव नहीं लिखा, यहाँ मूव्स लिखा है, क्योंकि अर्थ जो कि हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सिंगुलर है। ये बात हमने अभी पीछे पढ़ी, सिंगुलर होना चाहिए, तो तब आप उसमें एस या ई एस ऐड कर सकते हैं अपने वर्ब में। हैबिट, जो भी आपकी कोई आदत होगी, जो भी आपकी आदत में शुमार होती हैं चीजें, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा होती हैं। जैसे कि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, ये आपकी आदत है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा है। थर्ड है प्रोवर्ब। जितने भी प्रोवर्ब्स होंगे वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा होंगे, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो सब चीजें इस तरह की सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी। फोर्थ है टू एक्सप्लेन अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान। ऐसी चीज जो कि फ्यूचर के लिए आपने पहले से ही डिसाइड करी हुई है, प्लान्ड हो चुकी है ऑलरेडी, और उस प्लान को आप अभी बता रहे हैं। द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक, स्कूल अगले हफ्ते खुलेगा, तो इस तरह की चीज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट होगी। अगर आप इस तरह से इसको स्टेट करना चाहें तो आप इसको प्रेजेंट टेंस में भी स्टेट कर सकते हैं और आप इसको फ्यूचर टेंस में भी स्टेट कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस में कुछ इस तरह का होगा, द स्कूल विल रीओपन नेक्स्ट वीक। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। ये पार्ट होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो फ्यूचर टेंस का पार्ट होगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस की नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये जो वर्ड है कॉन्टिन्यूअस, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसी से सारी बातें हमें पता चल रही हैं इस कैटेगरी के बारे में। कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई चीज कंटिन्यू हो रही है। क्या चीज कंटिन्यू हो रही है? यहाँ जो एक्शन है आपका वो यहाँ कंटिन्यू करेगा, प्रेजेंट में ही वो कंटिन्यू करेगा, स्ट्रेच होगा, फ्यूचर का भी पार्ट बनेगा, तो वो कंटिन्यू करेगा, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं कि इसका जो तरीका है वो क्या है लिखने का। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट, वो लिखेंगे प्लस इज, एम, आर, इन दोनों में से जो भी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा हम वो लिखेंगे। फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या जो भी एक्शन इस सेंटेंस में होगा उसमें बस ING ऐड होना है, प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल सा ये एक तरीका है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लिखने का।
बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, जिस चीज के बारे में बात करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये हमने पढ़ लिया इसका तरीका। अब हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। द ट्रेन इज रनिंग एट फुल स्पीड। ट्रेन फुल स्पीड पे दौड़ रही है, यानी कि अभी भी दौड़ रही है। जो ट्रेन का भागना है वो अभी भी हो रहा है। ट्रेन इज रनिंग एट फुल स्पीड। अब यहां देखिए रन एक वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन जब यहां पे ये और ऐड कर दिया आईएनजी तो ये रनिंग हो गया। इससे पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और हमने जब वर्ब पढ़ा था तो हमने इस कैटेगरी को पार्टिसिपल कहा था। जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे तो वो चीज पार्टिसिपल कहलाई जाती है। तो ऐसे ही यहां लिखा है द ट्रेन इज रनिंग एट फुल स्पीड। तो ट्रेन का जो भागना या ट्रेन का जो दौड़ना है फुल स्पीड पे वो अभी भी कंटिन्यूड है। प्रेजेंट में वो कंटिन्यूड है, इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब भी जहां पे आप देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो वो ये बताएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा जो कि द ट्रेन है, फिर इज एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हमने इज क्यों लिखा, आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। और ये बात हम नाउन में डिस्कस कर चुके हैं कि इज कैसे लगाते हैं, या एम कब लगाते हैं, या आर कब लगाते हैं नाउन के अकॉर्डिंग। तो सिंगुलर नाउन है तो इसलिए यहाँ पे आप इज लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके लिखेंगे एट फुल स्पीड। ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे जो बताएंगे कि काम अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू है, इस वक्त प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यू है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होंगे। सेकंड देखिए, आई एम रिवाइजिंग माई लेसन। मैं अपना लेसन रिवाइज कर रही हूँ। तो रिवाइजिंग, यहाँ रिवाइज नहीं लिखा, यहाँ लिखा है रिवाइजिंग, यानी काम अभी भी हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड किया गया है तो इसलिए ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है। यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल है आर दे प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो पार्क में खेल रहे हैं। तो अभी हमने जो ऊपर दो एग्जाम्पल्स देखे थे वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, जैसे कि हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था। यहां पे जो हम एग्जाम्पल यहां देख रहे हैं वो इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर बाकी के सेंटेंस से अलग होगा। वो किस तरह अलग होगा, यहाँ पहले या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, यानी कि पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब प्लस आईएनजी और फिर आएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर, पहले हेल्पिंग वर्ब, देन आएगा सब्जेक्ट जो कि इसमें है दे, क्योंकि किसी ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ पीपल की, इसलिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो है दे। फिर आएगा वर्ब प्लस आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि पूछा जा रहा है कि वो अभी भी पार्क में खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाँ वो अभी भी पार्क में खेल रहे हैं। इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। और ये काम अभी भी होने की यहाँ पे एक अजम्पशन है कि अभी भी खेल जो है वो चल रहा है पार्क में, तो इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होगा ये सेंटेंस भी। अब लास्ट देखिए, ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा। ये एक स्टेटमेंट है और प्लस ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ काम नहीं होने की तरफ इशारा है, ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो भी सूटेबल होगा इस तरह के सेंटेंस के लिए, फिर आएगा नॉट डूइंग या फिर नॉट के साथ जो भी आपका यहाँ वर्ब सूटेबल होगा। यहाँ डूइंग यानी कि करना,
डू प्लस ing वो वर्ब है हमारा, और फिर ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या होमवर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अपना होमवर्क अभी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये बात इस प्रेजेंट के वक्त जो है कंटिन्यू करी गई है, नॉट डूइंग, अभी नहीं कर रहा है वो। या तो ये होता कि वो अपना काम अभी कर रहा है तो वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होता, ही इज डूइंग हिज वर्क, कि वो अभी अपना काम कर रहा है। और जब ये बात कही जा रही है कि वो अभी अपना काम नहीं कर रहा, तो ये बात भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिस्सा ही होगी, लेकिन कॉनोटेशन या इसका जो सेंस है वो नेगेटिव होगा। तो अब देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं या कौन सी सिचुएशन में इस टेंस को यूज किया जाता है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस और इट्स कंटिन्यूटी, जब हम किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है, और उसकी कंटिन्यूटी कि वो अभी कंटिन्यूड है, काम आगे बढ़ रहा है और कंटिन्यू कर रहा है, ये चीज बताई जाती है जब सेंटेंसेस में। जैसे कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कि कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। तो जो नॉकिंग है, नॉक प्लस ing, वो अभी भी हो रही है, कंटिन्यूड है, प्रोग्रेस में है। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंस जहां पे एक्शन की प्रोग्रेशन या कंटिन्यूटी दिखाई जाए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट बनते हैं। सेकंड देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां एक्शन या वर्ब प्रोग्रेस में तो है लेकिन जरूरी नहीं है कि करंटली इस टाइम भी प्रोग्रेस में है या करंटली इस टाइम भी वो काम चल रहा है। मतलब एज अ होल या एज अ जनरल आइडिया दिया जा रहा है कि कंटिन्यूड है, प्रोग्रेस में है। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। वी आर स्टिल इम्पोर्टिंग मेडिसिन फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि मेडिसिन अभी भी हम अब्रॉड से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, यानी कि एज अ प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है बाहर से जो है दवाइयां इंपोर्ट करने का, तो एज अ होल तो वो अभी भी कंटिन्यूड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इस वक्त भी वहां से दवाइयां इंपोर्ट की जा रही हों एट दिस वेरी मोमेंट। तो ये फर्क है इस चीज में, कि जरूरी नहीं है कि करेंटली एट दिस वेरी मोमेंट वो काम हो रहा हो, लेकिन एज अ होल वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जैसे कि कोई बिल्डिंग का बनना, हम कहें कि अ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन नियर बाय, आसपास कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एट दिस मोमेंट भी चल रहा है या रात के इस वक्त भी वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एज अ होल हम कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग पे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है या अभी भी बन रही है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो काम अभी इस वक्त शाम के इस वक्त वो हो रहा हो। ये फर्क होता है, ये सिचुएशन में डिफरेंस है जो यहाँ हमने देखी, जहाँ पे प्रोग्रेशन दिखाया जा रहा है, वो प्रोग्रेशन हो रहा है, जैसे दरवाजे पे नॉक करना, तो इस मोमेंट पे भी नॉक किया जा रहा है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एट दिस वेरी मोमेंट भी वो इंपोर्ट हो रही हों। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो कि रिपीट होते हैं या जो काम आप अक्सर करते हैं। शी इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस, हमेशा वो बहाने बनाती रहती है, तो एक आदत है या फिर एक रिपीटेड एक्शन है। जो लोग बहाने बनाते हैं वो हमेशा बहाने बनाते हैं, ये उनकी हैबिट है, एक रिपीटेड एक्शन है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम ing का यूज करते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होते हैं, जैसे मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना। तो यहाँ पे खत्म होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहां लिखा है परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट क्या चीज होती है? जो अपने आप में कंप्लीट होती है, जो पूरी होती है, जिसमें कोई भी चेंज की जरूरत नहीं होती, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो कुछ ऐसे ही होते हैं ये सेंटेंस भी, कि प्रेजेंट में वो काम खत्म हो चुका है, परफेक्टली पूरा हो चुका है। मोस्ट केसेस जो आपको इसको के मिलेंगे उसमें काम प्रेजेंट में खत्म हो चुका होगा, रीसेंट प्रेजेंट में वो पूरा हुआ होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। सब्जेक्ट, यानी जिस चीज के बारे में बात होगी पहले वो लिखेंगे, फिर हैज या हैव आएगा, फिर आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब आप देखें कि हमने जो अभी इससे पहले
प्रीवियस 2 कैटेगरीज डिस्कस की हैं। सबसे पहले कैटेगरी जो थी सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहाँ हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने जो कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो डिस्टिंक्शन हो गई उसकी, वो एक अलग उसकी आइडेंटिफाइंग फीचर हो गया। अब इस वाले का जो आइडेंटिफाइंग फीचर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो ये है कि यहाँ हम सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, क्योंकि काम यहाँ खत्म हो चुका है, काम यहाँ कंप्लीट है। मोस्ट केसेस में यही होगा कि काम कंप्लीट हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप ये देखिए कि किस तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वर्ब की फॉर्म यूज करी गई है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करी जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब हम ये कैसे बताएंगे कि हम हैज कहाँ यूज करें और हैव कहाँ यूज करें? ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज होते हैं, तो अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देखिए, आई के साथ आप हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ भी आप हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ भी आप हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ भी आप हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आप कहीं नोट कर लें, कहीं लिख लें, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अब हैज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब शी लिखेंगे, शी एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे, या जो सब्जेक्ट है हमारा वहां शी लिखा होगा, तो फिर हम हैज का यूज करेंगे। ही के साथ भी हम हैज का यूज करेंगे और इट के साथ भी हम हैज का यूज करेंगे। तो आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हैव कहाँ आएगा, हैज कहाँ। इस बात को आप कहीं नोट कर लें, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमने इसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लिया था। हमने ये देखा था कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज आएगा या हैव आएगा, जो भी सूटेबल होगा, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही, ना हम यहाँ आईएनजी लगाएंगे ना यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं हम, वो आएगा। इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है। तो काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। तो काम रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है, रिसेंट प्रेजेंट में ही वो कंप्लीट हुआ है, काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ बताया आई जब भी होगा तो आप उसके आगे हैव का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। पोस्टेड, पोस्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पोस्ट होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो इसलिए पोस्टेड आएगा। फिर द लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इसका स्ट्रक्चर फुलफिल हो गया। सब्जेक्ट हैव, पोस्टेड, द लेटर, ऑब्जेक्ट, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट होगा क्योंकि काम जो पोस्ट करने का है वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। तो काम जो है, होमवर्क का जो काम है वो फिनिश हो चुका है, खत्म है। और क्योंकि यहाँ हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं क्योंकि काम आपका कंप्लीट है, तो फिनिश्ड आएगा ना कि फिनिश। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म होगी फिनिश की, जो वर्ब खत्म करना फिनिश है उसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगी। शी यानी कि सब्जेक्ट, यानी किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हमने बताया कि जब शी लिखते हैं तो हैज लिखते हैं। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, होमवर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हैव यू लॉस्ट योर पेन, क्या आपका पेन खो गया है। अब यहाँ आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे, तो यहाँ पूछा जा रहा है
अब देखिए जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, पहले हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे, जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज अप्रोप्रिएट होगी। अब क्योंकि यहाँ पे यू का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे हैव ही आता। तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई असाइनमेंट। मैंने अपना असाइनमेंट अभी तक फिनिश नहीं किया है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि हमने बाकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करे थे प्रीवियस कैटेगरीज में नेगेटिव सेंटेंस के। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब जो भी अप्रोप्रिएट होगा, हैज या हैव, फिर आएगा नॉट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है कि मैंने अपना असाइनमेंट फिनिश नहीं किया है, अभी तक फिनिश नहीं किया है। तो काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगर ये होता कि फिनिश कर लिया है तो वो एक स्टेटमेंट हो जाता, अफर्मेशन हो जाता, लेकिन अभी तक यहाँ काम फिनिश नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। और यहाँ पे आप जो है वो सब्जेक्ट हैं यानी कि आई, और हैव है हेल्पिंग वर्ब। तो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये है पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आगे चलते हैं, इसके यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यूज। ऐसे पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जिसका रिजल्ट जो है अभी तक चल रहा है, यानी कि शुरू तो हुआ था पास्ट में वो काम, लेकिन जो उसका असर है वो अभी तक बरकरार है। जैसे कि आप बीमार पड़े थे पिछले हफ्ते, जैसे इस सेंटेंस में लिखा है शी हैज बीन इल सिंस लास्ट संडे। तो यहाँ लिखा है कि लास्ट संडे बीमार हुई थी, यानी कि पास्ट एक्शन है वो। बीमार होना कब था, लास्ट संडे था वो, लेकिन उसका जो असर है वो अभी तक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट होंगे। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट नाउ। ऐसा एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल अभी, यानी प्रेजेंट में वो अभी खत्म हुआ है। जैसे कि द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 9, घड़ी ने अभी अभी 9 बजाए हैं। तो वो काम जो खत्म है, कंप्लीशन जो काम का है वो अभी हुआ है। तो इस तरह के केस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। To express action that has taken place sometime in the past but the action has its effect in the present। इसका क्या मतलब है कि ऐसा एक्शन जो कि कभी पास्ट में तो हुआ था लेकिन उसका असर जो है वो अभी प्रेजेंट में भी है। वो कैसे है देखते हैं, जैसे कि द कार हैज ब्रोकन डाउन। अब यहाँ ब्रोकन डाउन यानी टूट जाना, ब्रोकन, ब्रोक, ब्रेक, ये वर्ड्स होते हैं। तो ब्रेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी तोड़ देना। ब्रोक और ब्रोकन, तो ब्रोकन है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे, तो ये बात हमें इस सेंटेंस को पढ़ के पता चल रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। एक कार जो है वो टूट गई थी, ब्रोकन डाउन, द कार हैज ब्रोकन डाउन। अब वो टूटी तो कभी पास्ट में थी, पिछले हफ्ते टूटी हो या 2 दिन पहले टूटी हो, लेकिन उसका असर जो है वो अभी भी है। कैसे, अगर आपकी कार टूट गई तो आपके काम रुक गए, तो यानी कि वो आपकी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट है कार टूटने का। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, किसी काम से बाहर जाना है, लेकिन आपने कहा कि द कार हैज ब्रोकन डाउन सो आई कैन नॉट गो टू ऑफिस, तो उसका जो इफेक्ट है वो सस्टेन करेगा फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी वो प्रेजेंट में रहेगा उसका इफेक्ट, जो भी एक्शन है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट होते हैं। अब हम आते हैं फाइनल कैटेगरी पे जो कि प्रेजेंट टेंस की है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखा जाए तो ये कैटेगरी लीस्ट यूज्ड कैटेगरी है टेंस की,
या कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस की। सबसे कम एग्जाम्पल्स इसके मिलेंगे आपको। ये कैटेगरी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट टेंस के बारे में भी, जहाँ काम खत्म हो चुका है, अभी अभी खत्म हुआ है या उसका इफेक्ट सस्टेन कर रहा है प्रेजेंट में। कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं कि जो काम अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो फिर ये कौन सी कैटेगरी है? ये कैटेगरी आप कह सकते हैं कि उन दोनों को कंबाइन कर दें तो उसका जो इफेक्ट होगा वो ये कैटेगरी बनाएगा, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या है। द सब्जेक्ट, यानी जैसे कि हम लिखते आए हैं, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी हम स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे टेंस के। फिर हैज या हैव, इन दोनों में से जो भी अप्रोप्रिएट होगा, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हैज कब लिखना है और हैव कब लिखना है, तो ये बात आप ध्यान लिखिएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज या हैव जो भी सूटेबल है वो लिखेंगे, फिर आप बीन लगाएंगे। ये जो वर्ड है बीन, ये बाकी कैटेगरी से अलग है, नया एडिशन है, ये सिर्फ इसी कैटेगरी का पार्ट है। तो हैज या हैव प्लस बीन। फिर इसमें आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। इसमें ना थर्ड फॉर्म यूज होगी, ना इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी, इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके साथ आप आईएनजी ऐड करेंगे। वो क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि भाई ये कॉन्टिन्यूअस भी तो है ना, परफेक्ट के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी है। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द बेबी हैज बीन स्लीपिंग। तो जो बेबी है वो सो रहा है, अभी वो सो रहा है। तो जब वो सोया था वो पास्ट का हिस्सा था, यानी वो काफी देर से सो रहा है और वो अभी भी सो रहा है। तो ये पास्ट और प्रेजेंट का एक रिलेशन है, आपस में लिंक क्रिएट किया जा रहा है पास्ट के बीच में और प्रेजेंट के बीच में। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। टाइम बताया जा रहा है, यानी 2 घंटे पहले क्या था? पास्ट था। अभी जो है वो प्रेजेंट है। तो 2 घंटे पहले खेलना शुरू किया था और अभी भी खेल रहे हैं। तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक लिंक है। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पे दे जो है वो सब्जेक्ट है, हैव लगाएंगे, उसके बाद आएगा बीन, फिर प्लेइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे टाइम बताया गया है कि 2 घंटे पहले से खेला जा रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से काम कर रहे हो? तो यहाँ हैव पहले इसलिए आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ हैव आएगा पहले, फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि यू है, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर यहाँ टाइम बताया जाएगा कि कब से काम कर रहे हो? सुबह से। तो क्या तुम सुबह से काम कर रहे हो? ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होगा। तो अब आप देखेंगे कि इसके ज्यादातर एग्जाम्पल जो आपको मिलेंगे यहाँ टाइम जरूर बताया गया होगा, जरूर। कुछ केसेस में हो सकता है कि टाइम नहीं बताया हो, जैसे कि ये केस में टाइम कंफर्म नहीं है कि बेबी कब से सो रहा है, लेकिन ये बात जब यहाँ लिखी है कि हैज बीन स्लीपिंग, तो वो पास्ट से ही सो रहा है, यानी पास्ट टाइम से ही सो रहा है, काफी देर से सो रहा है और अभी तक सो रहा है। तो इस चीज से हमें पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है सेंटेंसेस। इसके यूजेस क्या होते हैं? टू लिंक द पास्ट विद द प्रेजेंट। ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे सेंटेंसेस जहां पे पास्ट को प्रेजेंट से लिंक किया गया हो, जैसे कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8 AM, यानी कि बारिश सुबह 8 बजे से हो रही है। तो इट यानी कि बारिश को रेफर किया जा रहा है, प्रोनाउन यूज किया गया है। हैज क्योंकि इट के साथ हमेशा हैज आता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। बीन क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ बीन भी हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। रेनिंग, रेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। और फिर यहाँ टाइम बताया गया है कि सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह 8 बजे वो पास्ट का हिस्सा हो गया और बारिश अभी भी हो रही है, वो प्रेजेंट का हिस्सा हो गया। तो बोथ दीज थिंग्स आर लिंक्ड इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन।
टू डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शन, जब हम रिपीटेड एक्शन बताएंगे, जैसे आई हैव बीन आस्किंग हिम टू हेल्प मी, यानी मैं उससे मदद करने के लिए कह रही हूं। तो ये मदद करने के लिए जो कहना है ये काफी दिनों से चल रहा है, वो काफी दिनों से कह रही है, ये बात हमको इस सेंटेंस को पढ़ के समझ आ रही है, ये सेंस हमें मिल रही है क्योंकि यहाँ हैव बीन लिखा है। तो ये काफी टाइम से ये मदद लेने का जो काम है या मदद को पूछने का जो काम है वो बहुत दिन से चल रहा है। फिर आता है ड्राइंग कंक्लूजन, जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं उस केस में कैसे लिखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है हिज क्लोथ्स आर वेट बिकॉज ही हैज बीन वॉशिंग हिज कार फॉर ओवर एन आवर, उसके कपड़े गीले हैं क्योंकि, अब यहाँ बिकॉज कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है, he has been washing his car for over an hour। तो ये वाला जो सेंटेंस का हिस्सा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर कार हो गई ऑब्जेक्ट, और यहाँ टाइम बताया गया है कि वो कब से कार वॉश कर रहा है, 1 घंटे से ज्यादा। तो उसके कपड़े गीले हो गए क्योंकि वो कार वॉश कर रहा है 1 घंटे पहले से। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि कपड़े गीले होने का रीजन क्या है, कार धोना। तो इस तरह के सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी जो है वो खत्म होती है। हमने ऑल 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यहाँ आज डिस्कस कर लिए हैं और आज के लेक्चर का हमारा मेन पार्ट भी यहाँ खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पे, जो कि है 1 वर्ड फॉर अ सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स and statistical information such as astronomical data and tide tables। ऐसा कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी होती हैं और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन दी है जो ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमी बेस्ड होती है, यानी कि जो सन मून इन सब की जो डेट्स होती हैं इनके अकॉर्डिंग जो कैलेंडर बनाया जाता है, कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का जो कैलेंडर बनाया जाता है उसको बोलते हैं एल्मनैक। एल्मनैक, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एल्मनैक। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो जो भी इवेंट हुआ है उसको उसके अकरेंस के अकॉर्डिंग लगाना, जैसे कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी आप टाइम के अकॉर्डिंग इवेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी। फिर आता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ऐसी चीज जो बहुत कम टाइम रहती है उसको कहते हैं एफेमेरल। एफेमेरल। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्सेस वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। इसका मतलब है आप किसी और के आइडियाज या फिर किसी और के जो काम है उसको कॉपी कर लें, उसको चुरा लें और कहें कि वो आपका खुद का है और आप उसको क्रेडिट भी ना दें, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो आपका काम है, यानी आप किसी के काम को डायरेक्टली चुरा ले रहे हैं। तो उस चीज के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म। फाइनल सेंटेंस है आज का, वो है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली। कोई चीज वर्ड टू वर्ड लिख दी गई हो, या जैसे आप एग्जाम में नोट्स को वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर देते हैं, या आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि आप कोई चीज वर्ड बाय वर्ड याद कर देते हैं। तो कोई भी चीज जो वर्ड बाय वर्ड होगी उसको कहते हैं वर्बेटिम। वर्बेटिम। तो यहाँ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आज हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था। प्रेजेंट टेंस की 4 कैटेगरीज जो हैं वो डिस्कस की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की सारी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज do share it with your friends and don't forget to subscribe this channel, and I will see you in the next lecture. Thank you.